ओके, तो हम पिछले लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो चैप्टर तो हम पिछले लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर चुके थे। और वहाँ पर हमने सॉलिड्स को देखा, सॉलिड क्या होता है, ठीक है। और हमने ये देखा सॉलिड को क्या किया था, हमने कैटेगराइज किया था दो कैटेगरीज में। सॉलिड को हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, और वो कौन कौन सी थी, वो थे रिजिड और डिफॉर्मेबल। ओके, इसके अलावा हमने वहाँ पर देखा प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको समझा। वहाँ पर हमने देखा जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी को 6 कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया था, और वहाँ पर हर एक जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने डील किया, उसको हमने पढ़ा। ओके, उनके बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने क्या करा, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको डिटेल्स में समझा, ठीक है, डीप में जाकर समझा। और हमने वहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की हमने बात करी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की हमने बात करी। ओके, और हमने क्या बोला, जो इलास्टिसिटी के बारे में क्या बोला, इलास्टिसिटी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, और जो भी बॉडी क्या करती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज को शो करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिक इलास्टिक बॉडी बोलते हैं उसको, हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और उस बिहेवियर को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। उस बिहेवियर को हम इलास्टिक बिहेवियर हम बोलते हैं। ओके, हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी भी बॉडी पर हम क्या कर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। जब उस बॉडी पे जब हम वो फोर्स हटा लेते हैं, तो बॉडी अपने एक्चुअल शेप एंड साइज को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है, ठीक है। हमने वहाँ पर देखा बॉडी डिफॉर्म कैसे होती है। बॉडी डिफॉर्म कब होती है, जब उनके पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। और हमने देखा जब उस पे से वो फोर्स हटा लिया जाता है, डिफॉर्मिंग या अप्लाइड फोर्स हटा लिया जाता है, तो बॉडी अपने एक्चुअल शेप और साइज को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। तो हमें देखना है एक्चुअली अब क्या है, अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है जिसके कारण बॉडी अपने एक्चुअल शेप और साइज को रीगेन कर पाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल शेप और साइज को क्या कर पाती है, रीगेन कर पाती है। तो देखिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, किसी भी सॉलिड को हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सॉलिड को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, जो सॉलिड है ना, किसी भी सॉलिड को हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, सुपर माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी सॉलिड के अंदर क्या कर सकते हैं, हम झाँक सकें। ठीक है, तो हमने देखो सॉलिड है, सॉलिड को सुपर जूम किया, सॉलिड के अंदर हमने क्या करा, सुपर जूम किया, तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड से अंदर अंदर हमें कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल हमको क्या दिखने वाले हैं, ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमको दिखने वाले हैं। इस तरह के कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे को दिखने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो ये देखोगे, आप देखोगे ये एटम्स है, देखिए ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, ये एटम्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? अब इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, वो फोर्सेस कौन से होते हैं, वो होते हैं इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं। अभी इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या काम करते हैं, ये जो पार्टिकल है या जो आपको एटम या मॉलिक्यूल है, उसकी पोजीशन है ना, पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं ना, मेंटेन्स दी पोजीशन ऑफ एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना, इनको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ओके, है ना, इनको मेंटेन करके रखते हैं, या बोलो इनको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने का काम करते हैं। या स्टेबल हम क्या बोल सकते हैं, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, जब जब भी क्या होता है, जब हम किसी भी
सॉलिड पर क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी भी सॉलिड पर जब हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए पी फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। एक्चुअली वो डिफॉर्म होने का मतलब क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है। जैसे मान लीजिए ये डिफॉर्म हुआ तो ये मान लीजिए जो एटम्स है ना, ये जो ये वाले एटम, ये वाले एटम और ये वाले एटम, ये उठ के क्या आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आ गए ना, उठ कर क्या आ गए, यहाँ पर आ गए। और सॉलिड का कुछ साइज है ना, वो इस तरह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। सॉलिड का जो साइज है वो इस तरह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सॉलिड का जो साइज है वो इस तरह से कुछ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। सॉलिड का साइज कुछ इस तरह से increase। अब क्या होगा, जो एटम्स है ना, ये दूसरे वाले एटम्स, ये वाले एटम्स, एक्चुअली में देखोगे ये वाले जो एटम्स है, ये वाले एटम्स है, ये वाले जो एटम्स है, आप वो क्या करेंगे, इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस लगाकर वो क्या करेंगे, इन जो एटम्स है इनको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी इस पोजीशन में लाने का करेंगे, ट्राई करेंगे। इस पोजीशन में क्या करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे, ठीक है। खींचने का ट्राई करेंगे। आप जब क्या करोगे, उस पे से फोर्स हटा दोगे, मटेरियल पे से ये वाला फोर्स क्या कर दोगे, आप हटा दोगे, तो क्या आ जाएंगे, ये इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है वो इनको वापस इसी पोजीशन में लेके आ जाएंगे। और इस तरह से क्या करता है, जो मटेरियल आपका तो एक्चुअल शेप और साइज रीगेन कर लेता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी मटेरियल अपनी शेप और साइज को कैसे रीगेन करता है। ओके, अच्छा आप इसको क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडल, एक एक्सपेरिमेंट बना के क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये मान लीजिए मैंने कह दी बॉल्स लिया, आप बॉल्स लीजिए, ठीक है। बॉल्स लीजिए, गेंदे लीजिए, गेंद लीजिए, टेनिस बॉल्स लीजिए, ठीक है। ये टेनिस बॉल्स लीजिए और ये टेनिस बॉल्स क्या कर रही है, आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इनको क्या कर दीजिए, आप स्प्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, इनके बीच में कर दीजिए स्प्रिंग्स लगा दीजिए, स्प्रिंग्स लगा दीजिए, छोटी छोटी स्प्रिंग्स आप इनके बीच में लगा दीजिए, ठीक है। ये स्प्रिंग लगा दीजिए आप इनके बीच में, इनके बीच में आप क्या कर दीजिए, स्प्रिंग लगा दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे स्प्रिंग लगा दीजिए, यहाँ पर भी ऐसे स्प्रिंग लगा दीजिए, यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा दीजिए, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा दीजिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास बॉल्स और स्प्रिंग का एक अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। ऐसे आप 3D में बना सकते हो, मैंने 2D में रिप्रेजेंट किया। तो आप देखोगे जो ये बॉल्स है ना, ये आपके सॉलिड के अंदर जो एटम्स है ना, जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, उनको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, वो क्या कर रहे हैं, जो इंटर एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट, आप देखिए, आप क्या कीजिए, कोई भी बॉल पकड़िए, कोई भी बॉल पकड़िए, इस बॉल को आप क्या कीजिए, खींचिए, इस बॉल को क्या कीजिए, आप यहाँ पे खींचिए, ठीक है। खींचिए और मान लीजिए खींच कर क्या जाती है, ये मान लीजिए खींच कर है ना, खींच कर ये जो ये वाली बॉल है वो यहाँ पर आ जाती है ना, यहाँ पर आ जाती है। तो आप देखोगे स्प्रिंग का साइज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगी, इसकी स्प्रिंग लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कुछ ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें से ये फोर्स हटा दोगे ना, आप जब इसमें से ये फोर्स हटा दोगे, ये वाला फोर्स हटा दोगे, तो क्या करेगा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो वापस इसको अपनी इसी पोजीशन में क्या लेगा, लेके आ जाएगा, है ना। इसी पोजीशन में क्या जाएगा, लेके आ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, एक्चुअली में कुछ ऐसा ही क्या होता है, सॉलिड के अंदर भी होता है, एक्चुअली में कुछ ऐसा सॉलिड के अंदर भी होता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर भी कुछ ऐसा होता है और उसी कारण से वो अपने एक्चुअल शेप और साइज को क्या कर पाता है, रीगेन कर पाता है। आज फिर क्या रहता है, आप देखोगे, या देखोगे जो ये फोर्सेज है, इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो क्या करते हैं, ये डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहे हैं ना, रजिस्टिंग रजिस्टिंग डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं ना, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहे हैं। और जो फोर्सेज है, देखोगे, आप देखोगे वो हमेशा कर रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स, और देखिए याद रखिएगा, अप्लाइड जो फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे आपसे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स हम बोलेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो मटेरियल को हमारे क्या कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसके हम ऐसे करते हैं, जो अप्लाइड फोर्स क्या होता है, हमें क्या बताना था कि जो आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरनल और रजिस्टिंग और रिस्टोरिंग फोर्स ओके इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो यहाँ से भी अपन को पता चल रहा है कि जब आपने देखो अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन लगाया तो रिस्टोरिंग या इंटरनल फोर्स या रजिस्टिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, अप्लाई हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, अप्लाई हुआ। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब क्या करते हैं, तो हमने देखा जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, और जो मटेरियल क्या करेगा डिफॉर्मेशन की अगेंस्ट जो फोर्स लगाएगा उसको हम रजिस्टिंग इंटरनल या रिस्टोरिंग फोर्स हम उसको बोलने वाले हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स हम उसको बोलने वाले हैं, तो ठीक है। तो देखो जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, देखो जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो जैसे कि जो भी अप्लाइड फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स हम बोलने वाले, डिफॉर्मिंग फोर्स हम उसको बोलने वाले। और जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे क्योंकि मटेरियल के अंदर से आ रहा है। या उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे क्योंकि अगर हम मटेरियल को अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में अगर रिस्टोर करना है। या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिंग फोर्स ना, रजिस्टिंग फोर्स हम क्या करेंगे उसको बोलेंगे ना, रजिस्टिंग फोर्स ना, रजिस्टिंग फोर्स क्या करेंगे हम उसको बोलने वाले ना, रजिस्टिंग फोर्स है ना उसको हम बोलने वाले हैं, ठीक है। रजिस्टिंग फोर्स है ना उसको हम बोलने वाले हैं, तो क्योंकि अगर रजिस्ट कर रहा है ना डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप एक्चुअली में हम देखा एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देख भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्चुअली में मटेरियल रजिस्ट भी करता है, ठीक है। तो आप क्या लीजिए, एक रोड लीजिए, ठीक है, ये एक रोड लीजिए और इस रोड का क्या कर दीजिए, एक एंड क्या कर दीजिए, जो दीवार है ना, वॉल है, उसमें क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए ना, फिक्स कर दीजिए। और दूसरा एंड है, उसको क्या कर दीजिए आप यहाँ पर क्या करिए, एक फोर्स पी लगाकर क्या करिए, खींचिए। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि आप देखोगे कि मटेरियल क्या कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा कि मटेरियल क्या कर रहा है, कि मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तभी तो डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, तभी तो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा, तभी तो डिफॉर्मेशन को करेगा, रजिस्ट करेगा, तभी तो डिफॉर्मेशन को करेगा, रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा एक ऐसा रोड लगा कर या एक्सपेरिमेंट करके भी हम देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ठीक है, उसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे डिफॉर्मिंग जो फोर्स है ना, हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स को कर सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को जनरली दो कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको कैटेगराइज करें हम दो कैटेगरी, ठीक है। अब बात आती है जब भी हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उसका कुछ बेसिस होता है, किस बेस पे हम कैटेगराइज करें। तो हम बात कर रहे हैं कि वो अगर बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑन दी क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब क्या, सॉलिड के क्रॉस सेक्शन पे वो किस तरह से अप्लाई होता है उसके बेस पर। जैसे कि है ना, जैसे कि मान लीजिए, देखो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये क्यूब है ना, ये मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास। और इस पे क्या कर रहा है, जो फोर्स पी है, डिफॉर्मिंग फोर्स पी है, वो किस इस तरह से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो आप देखोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं ना, नॉर्मल फोर्सेज हम बोलते हैं ना, नॉर्मल फोर्स हम क्या करते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, मान लीजिए यही मेरे पास क्या था, सॉलिड था, ठीक है, यही क्या था मेरे पास, सॉलिड था ना, यही क्या था मेरे पास, सॉलिड था, ठीक है।
ये सॉलिड था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसकी जो फेसेस है ना, इसकी जो ये फेसेस है उस पर कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब देखोगे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन के क्या है, ये फोर्स है ना, ये जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल ना, वो क्रॉस सेक्शन के क्या ना, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन के। इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, शियर फोर्स हम बोलते हैं। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स हम बोलते हैं। ओके। अच्छा, नॉर्मल फोर्स में आप देखोगे, नॉर्मल फोर्स में हम नॉर्मल फोर्स को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है टेंसाइल, एक होता है टेंसाइल फोर्स, और दूसरा रहता है कंप्रेसिव। हाँ, कंप्रेसिव। अच्छा, टेंसाइल क्या होता है, देखो टेंसाइल क्या होता है, ये आप देखो, फिर से वही हमने क्या क्या लिया, क्यूब लिया, फिर से हमने वही क्यूब लिया, ठीक है। अगर फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है कि इसका जो लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह का अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और इसको नॉर्मली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं टेंसाइल फोर्स को, या फिर इसको नेगेटिव लेके भी चलते हैं। और जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेज होते हैं वो देखोगे, जो मटेरियल का साइज है, जो आपका जो सॉलिड है उसके साइज को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। उसकी लेंथ को क्या कर देगा, उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, या उसका जो साइज है उसको क्या कर देगा, कुछ अगर इस तरह का फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, हम इसको जनरली नेगेटिव लेकर हम चलते हैं, नेगेटिव लेकर हम उसको चलते हैं। ओके। तो ये हो गई डिफॉर्मिंग फोर्सेस की बात है, ठीक है। ये हमने बात करी डिफॉर्मिंग फोर्सेस की। अच्छा, ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस की हमने क्या करी, बात करी। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करने वाले स्ट्रेस की, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नॉर्मली कहते हैं क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं ना, वो इसी से क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखो, स्ट्रेस हम डाल देते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेस की हम बात करें तो नॉर्मली यही से क्या रहता है, जो स्ट्रेस है ना। अब देखो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखें, जहाँ पर जो भी बात होने वाली है ना इस पूरे चैप्टर में, जो यहाँ पर जो भी बात होने वाली है उसके वो बात होने वाली है हमेशा, वो क्या होगा उस कंडीशन में होगा, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, हमेशा फॉलो होगा ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमेशा फॉलो होगा। जो भी हम बात करने वाले, जो भी डिस्कशन हम करने वाले आगे आने वाली डिस्कशन में भी, वो हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में से होगा, फॉलो होगा, हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा फॉलो होगा। ओके। अभी देखने वाला है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब स्ट्रेस का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का डेफिनेशन देखते हैं तो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन होता है ना, ये डिफाइन कैसे किया गया है स्ट्रेस को। और आप देखोगे स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इट इज defined as it is defined as the intensity of internal or restoring force। ओके। या फिर दूसरे वर्ड्स में, या दूसरे वर्ड्स में, और इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया, दैट इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। उसी को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का देखो क्या फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का कुछ फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, तो इसको इंटरनल फोर्स बोलो, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, रेजिस्टिंग फोर्स बोलो, ठीक है। रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग फोर्स बोलो। और आप क्या कर दो, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कर दो, क्रॉस सेक्शन से कर दो डिवाइड। मतलब क्रॉस सेक्शन को लिखने का तरीका हमारे पास एक्स और सी एस लिखा है, उसका मतलब है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो स्ट्रेस दे देगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे,
स्ट्रेस को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रेस से पता क्या चलता है, स्ट्रेस से पता चलता है, तो स्ट्रेस क्या होता है ना, स्ट्रेस इट इज डिफाइंड विद इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल और रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है, और इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ और बाकी लेकिन इट इज डिफाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल और रेजिस्टिंग फोर्सेस, फोर्सेस अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट कब आएगा, स्ट्रेस जब भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जब भी आएगा जब क्या करेगा, तो डिफॉर्मेशन एक्सटर्नल जो फोर्स होगा उससे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तभी मटेरियल क्या होगा, तभी उसमें स्ट्रेस आएगा। ओके। अच्छा, स्ट्रेस बताता है क्या हमें, स्ट्रेस हमको क्या बताता है कि एक्चुअली में क्या है, जो मटेरियल का हर एक पॉइंट, इंडिविजुअल पॉइंट क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है ना, कितने अमाउंट से क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, कितना रजिस्ट कर रहा है, या कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, कितना फोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। देखो समझिए, ये देखो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और मैं बात कर रहा हूँ लिमिट डी ए टेंडिंग टू जीरो, जैसे कि डी है जो अपना एरिया है वो क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कहने का मतलब हम पॉइंट की बात करें, वो मान लीजिए जो रेजिस्टिंग फोर्स है ना, वो कितना ना, वो कितना है, डी एफ आर है, ठीक है, और दैट इज ये डी ए है। तो कितना हर एक पॉइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफॉर्मेशन रजिस्ट करने के लिए, वही हमको क्या बताता है, स्ट्रेस हमको बताता है, स्ट्रेस हमको क्या करता है, वो बताता है। अच्छा, ये तो हो गई स्ट्रेस की बात। अब देखते हैं एक्चुअली में स्ट्रेस, स्ट्रेस का फंडा हम समझते हैं एक्चुअली में, स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है उसको विजुलाइज करते हैं, उसको विजुलाइज हम करते हैं, विजुलाइज हम करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है, हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल रोड है, सिलेंड्रिकल क्या है, रोड है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स पी अप्लाई कर रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स मैं पी इस पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था पहले कि आप जो भी बात करने वाले हो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए बात होने वाली है, डिस्कशन कहने का मतलब क्या है, और हम क्या मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, जो अपना हमारा कंपोनेंट है, जो मटेरियल है, वो सॉलिड, सॉलिड इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका एक मैं छोटा सा सेक्शन भी लूँ ना, एक इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन लूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन लूँ, या फाइनाइट, फाइनाइट सेक्शन लूँ, ठीक है, फाइनाइट सेक्शन लूँ, या पॉइंट की बात करूँ ना, पॉइंट की बात करूँ इस सॉलिड पर, तो वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो किस में रहने वाला है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या रहने वाला है, रहने वाला है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है उसको समझ लेते हैं ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सेक्शन, इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन की बात करो, फाइनाइट सेक्शन की बात करो, पॉइंट के सेक्शन की बात करो, उन पे जो फोर्सेस का जो सम रहेगा ना, फोर्सेस का जो सम रहेगा वो जीरो रहेगा, फोर्सेस का सम जीरो रहेगा, उसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो रहने वाला है, यानी जो नेट एक्सेलरेशन है ना, नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, ठीक है। अगर समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या मटेरियल आपका रेस्ट में, रेस्ट में नॉर्मली स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बोल रहे हैं ना, मटेरियल आपका रेस्ट है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो नेट फोर्सेज है ना, नेट फोर्सेज का सम क्या है, जीरो, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिया, एक प्लेन लिया, ठीक है, एक प्लेन लिया है ना, एक प्लेन लिया, एक प्लेन लिया और इसको क्या कर दिया मैंने, जो मटेरियल है ना, आपका जो मटेरियल है उसको मैंने क्या करा, यहाँ से काटा ना, यहाँ से क्या कर दिया, काटा, ठीक है, और इस काट, जो काटा ना अभी दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को, ठीक है, जो देखोगे, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या लेके आ गया, बाहर उठा के लेके आ गया ना, बाहर उठा के लेके आ गया, इस वाले पार्ट को क्या लेके आ गया मैं,
बार उठा के लेकर आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कुछ हमको ये करना वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा ये पार्ट ना, कुछ ऐसा पार्ट दिखने वाला है ना, कुछ ऐसा दिखने वाला पार्ट, ठीक है। ये फोर्स पी था ना, फोर्स पी था। अब मैंने क्या बोला, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए था ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। कहने का मतलब क्या, फोर्स का जीरो कम, तो फोर्सेस का सम जीरो कभी हो सकता है जब इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो। और वो कितना फोर्स हो, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स को एफ आर मान रहा हो, ठीक है। और वो फोर्सेस क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और उसका जो मैग्नीट्यूड हो ना, मैग्नीट्यूड वो क्या हो, पी के बराबर हो। जब भी तो उनका सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना, जब मेहनत सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो यही तो कह रहे हैं, जो ये फोर्स एफ आर है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये मटेरियल प्रोवाइड कराता है ना, मटेरियल करता है, प्रोवाइडेड बाय मटेरियल ना, प्रोवाइड प्रोवाइडेड बाय मटेरियल, ठीक है। इसको कौन प्रोवाइड कराता है, उसको मटेरियल क्या करता है, हमारा प्रोवाइड कराता है, मटेरियल करता है प्रोवाइडेड बाय मटेरियल। मटेरियल क्या करता है, हमको प्रोवाइड कराता है। अच्छा क्या होता है, ये सिंपली एक फोर्स नहीं होता है। आप देखोगे सिंपली क्या देखोगे, ये फोर्स एक सिंगल फोर्स नहीं होता है, ये बल्कि सम होता है, कई सारे फोर्सेस का क्या होता है, का सम होता है, ठीक है। कई सारे फोर्सेस, देखो जैसे मान लीजिए ये काफ़ी सारे पॉइंट है ना, इन पर ये हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट है। तो क्या करेंगे, ये सभी क्या करेंगे, जो मटेरियल के छोटे छोटे से पॉइंट है ना, ये करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और इन्हीं का क्या ना, इन्हीं का क्या ना, इन्हीं का क्या ये ना, इन्हीं का ना, इन्हीं का क्या ना, इन्हीं का क्या सम रहता है, इन्हीं का ना, इन्हीं का क्या रहता है, सम रहता है। तो इन्हीं का क्या, इन फोर्स का सम करोगे जब जाके क्या बनेगा, ये फोर्स बनेगा, इन्हीं का क्या रहता है, सम रहता है। और जो आप देख रहे हो ना, ये जो फोर्स है, छोटू सा फोर्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्ट्रेसेस बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं मेरा, जो मटेरियल जो प्रोवाइड कर उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेसेस बोलते हैं। अच्छा, और एक और बात, जो आप बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और इसकी, जो एफ आर इज इक्वल टू पी, ये बात होती है, ये कब इक्वल होता है, ये बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की, अंडर द इलास्टिक लिमिट। हाँ, ये जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, अंडर द इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, अंडर इलास्टिक लिमिट। तभी क्या रहता है, वो दोनों बराबर बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, इलास्टिक लिमिट के बाहर क्या होता है, अच्छा ये सब समझने वाले हो, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन का समझेंगे तब हम समझेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है, और भी कई काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, ये जो रिलेशन है वो एफ आर इज इक्वल टू पी, वो अंडर द इलास्टिक लिमिट रहने वाला है, अंडर द इलास्टिक लिमिट की अगर बात करें, इलास्टिक लिमिट के बाहर क्या होता है कि आप देखो, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रीस्टोरिंग रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। और मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, मटेरियल क्या कर जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मटेरियल अपने एक्चुअल शेप और साइज को रिगेन नहीं करता, ठीक है। जो भी बात हो रही है वो इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है। अच्छा, तो हमने देखो ये रिलेशन देखा ना, ये रिलेशन हमने करा देखा ना, ये रिलेशन हमने देखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो रिलेशन आया ना, एफ आर जो कि इंटरनल फोर्स था, पी अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स था, ठीक है? इनकी बोथ साइड को ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कर रहा हूँ, उनको डिवाइड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मैं कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास आएगा एफ आर अपॉन ए एंड पी अपॉन ए। और देखो एफ आर अपॉन ए क्या था, वही क्या था, स्ट्रेस था, वही हमारा क्या था, स्ट्रेस था, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्ट्रेस था। कहने का मतलब क्या है, ये अब अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या होगा। अच्छा, ये रिलेशन कब वैलिड है, अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट ही क्या है, ये वैलिड है, अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट ही है, ये वैलिड रहने वाला है, अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट ही क्या रहने वाला, ये वैलिड रहने वाला है, ठीक है। अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या रहने वाला है, ये वैलिड रहने वाला है, अंडर द इलास्टिक लिमिट में, अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या रहने वाला है,
ये वैलिड रहने वाला है, अंडर द इलास्टिक लिमिट क्या रहने वाला, ये वैलिड है। अच्छा, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्या होगा समझ में आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहीं पे भी रहेगा तो आप अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया से भी क्या कर सकते हो, जो स्ट्रेस है वो निकाल सकते हो, तब ये अंडर द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, इतनी बात है, इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी यूनिट्स की। अब हम किसकी बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स को समझना तो जरूरी है ना, यूनिट को समझना तो क्या है, जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स की अगर हम बात करें, देखोगे जो यूनिट रहेगी, यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, जो स्ट्रेस है उसको कैसे डिफाइन किया ना, स्ट्रेस है, स्ट्रेस को डिफाइन किया फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन रहती है, एरिया क्या रहती है, मीटर स्क्वायर रहती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रहती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पास्कल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पास्कल बोलते हैं, जो प्रेशर की भी यूनिट है ना। तो कहने का मतलब है प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। इसको क्या बोलते हैं ना, पास्कल बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, पास्कल बोलते हैं ना, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। और तो हम चैप्टर में क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे को जो स्ट्रेस दिया रहेगा वो हमको मेगा पास्कल में दे रखा होगा, एक मेगा पास्कल में आने वाला है, या फिर गीगा पास्कल में आने वाला है, या गीगा पास्कल में दिया होगा। मेगा पास्कल का मतलब क्या है, एक मेगा पास्कल होता है 10⁻6 पास्कल, और गीगा पास्कल होता है 10⁻9 पास्कल। ओके, ये ना। अच्छा, डायमेंशन की अगर हम बात करें, इसका जो डायमेंशन होगा ना, इसका जो डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो वो वही सिंपल सा मेथड। देखो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है, फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइंड है। फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई एरिया लिख सकता हूँ। अच्छा, एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम लिख सकता हूँ, इनटू एरिया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटू डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। अच्छा, मास का यूनिट क्या रहता है, केजी रहता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। टाइम का क्या रहता है, सेकंड रहता है। दो टाइम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके सेकंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर रहता है, ये मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, देखो एक मीटर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो हमारे पास यूनिट कुछ इस तरह से आएगी, यूनिट ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, दैट इज केजी मीटर -1 सेकंड -2। तो डायमेंशन जो इसका आने वाला है, देखो केजी का m1, मीटर -1 का l-1, और टाइम का -2। तो ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करते हैं ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ट्रेसेस की क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की, स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो नॉर्मली देखो स्ट्रेस क्या होता है, ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो हम पहले नॉर्मल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल फोर्सेस के कारण जो भी स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस हम बोलते हैं ना, नॉर्मल स्ट्रेस हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर भी हमने देखा इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वहाँ पर टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। अब याद रखो, टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे ना, टेंसाइल स्ट्रेस हम बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, जो कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो आएगा वो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम बोलेंगे ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम बोलेंगे। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेसेस को कभी कभी नाम दिया होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी क्या करते हैं हम इसको बोलते हैं ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो टेंसाइल स्ट्रेस है ना, नॉर्मली जनरली हम क्या लेके चलते हैं, इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, आपके कन्वीनियंट पर। वो कंप्रेसिव का लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके हम चलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेस पढ़ा था हमने। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, शियर पढ़ा था। तो शियर फोर्स के कारण क्या होगा, जो स्ट्रेस रहता है वो होता है शियर स्ट्रेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शियर स्ट्रेस रहता है, ठीक है। और तीसरा रहता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हम बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम
हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। होता क्या है एक्चुअली में, आप क्या करो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, आप क्या करो, किसी भी क्यूब को या किसी बॉडी को आप क्या कर दो, जब हाई प्रेशर का सब्जेक्ट होता है किसी लिक्विड में, हाई प्रेशर लिक्विड में क्या करते हो आप, सबमर्ज करके रखते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस पर सभी डायरेक्शन से क्या होता है, काफी ज्यादा फोर्सेज है ना, काफी ज्यादा फोर्सेज है ना, काफी ज्यादा फोर्सेज क्या होता है, अप्लाई ना अप्लाई ना अप्लाई होता है। ठीक है, काफी ज्यादा फोर्सेज क्या होता है, काफी ज्यादा फोर्सेज क्या होता है, एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। हाँ, उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, या कई रीजन, कई कंडीशन में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ भी सकता है ना, बढ़ भी सकता है। उस कारण से जो सॉलिड में जो स्ट्रेस रहता है ना, सॉलिड में जो स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम बोलते हैं, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या करते हैं, उसको बोलते हैं। अच्छा, इतनी कहानी क्लियर है ना, इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा, इतनी कहानी हमारे पास क्लियर है ना, कितनी कहानी क्लियर है। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, अब वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो डील करने वाले हैं वो है डिफॉर्मेशन का। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, डिफॉर्मेशन का ना, डिफॉर्मेशन का। सिंपली डिफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया गया है ना, डिफॉर्मेशन को डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, डिफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होती है, इट इज डिफाइंड एज अ, इट इज इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ना, कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या ना, कहने का मतलब ना, कहने का मतलब डिफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला तो वो क्या आएगा, डिफॉर्मेशन का जो जनरल फॉर्मूला आएगा ना, जनरल फॉर्मूला वो कैसा आएगा, वो आएगा, ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये रहता है। नॉर्मली क्या करते हैं ना, नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का ना, अगर मान लीजिए ना, ये मान लीजिए अगर ये रोड है, तो इसका मैंने अगर फोर्स इस तरह से ना, फोर्स इस तरह से अप्लाई किया, फोर्स इस तरह से अप्लाई किया, तो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इधर को मान लीजिए अभी इसकी लेंथ एल है, और अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, डिफॉर्मेशन के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाती है, के बाद इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए एल वन थी, और ये एल टू हो जाती है, एल टू हो जाती है, एल टू हो जाती है। ये फोर्स पी का, ये फोर्स पी है ना, फोर्स पी है। ठीक है? तो जो डिफॉर्मेशन होगा ना, डिफॉर्मेशन होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो सिंपली क्या रहेगा, वो एल टू माइनस एल वन देगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो एरिया में डिफॉर्मेशन है ना, एरिया में डिफॉर्मेशन है तो उसको कैसे कैलकुलेट, एरिया डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने का मतलब है फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। ऐसे ही वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। इस तरह से क्या करते हैं कैलकुलेट। और हमने बताया दिया डिफॉर्मेशन कैसे होती है, लोड लगाया और जो क्या होता है, लोड या फोर्स लगाया और तो पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है, इस तरह से डिफॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली स्ट्रेंथ्स की हम क्या करेंगे, बात करेंगे, स्ट्रेंथ्स की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रेन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्ट्रेन की। ट्रेन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे, तो वो स्ट्रेन की करेंगे हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रेन की क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ट्रेन। अच्छा, इस ट्रेन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इट इज इट इज defined as the ratio of change in configuration to the original configuration। तो कुछ इस तरह से ना, इस तरह से क्या कर रखा है, उसको डिफाइन किया ना, उसको क्या कर रखा है, स्ट्रेन को डिफाइन किया। स्ट्रेन का सिंपल सा फॉर्मूला लिखूँ मैं, फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ, स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो वो क्या होता है, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहता है इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला इसका क्या रहता है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अच्छा, अब देखते हो ना, वन बाय वन समझो। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ये नॉर्मल स्ट्रेन का होता है ना। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो नॉर्मल, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। देखो इसको क्या करते हैं, नॉर्मली जो इसको है ना एप्सिलॉन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से करते हैं रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। अगर आप लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर आप वेट की बात करो, चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट, ठीक है। ऐसे क्या हो सकता है ना, चेंज अपॉन चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट, ठीक है। चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो ये रहता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और हमने बताया था कि अगर मान लो जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन है, अगर मान लो जो टेंसाइल फोर्सेज होगा, टेंसाइल फोर्सेज होगा ना, टेंसाइल जो फोर्स होगी, टेंसाइल फोर्सेज रहेगी, उनके कारण जो स्ट्रेन आता है ना, जी डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। उनमें जो क्या होता है, जो फोर्स रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन रहता है वो पॉजिटिव रहता है। और जो कंप्रेसिव फोर्स रहता है, कंप्रेसिव फोर्स रहता है, उनके कारण जो स्ट्रेन होती है, ठीक है, लेंथ छोटी हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, हम उनको नेगेटिव लेके चलते हैं, उनको नेगेटिव लेके चलते हैं। आइए आप अपने कन्वीनियंटली किसी को भी नेगेटिव या पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, नेगेटिव लेके। तो ये होता है स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन के बारे में क्या है, ये यूनिटलेस होता है ना, ये क्या होता है, यूनिटलेस होती है, ठीक है। देखो क्या होती है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। क्यों यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ऊपर भी क्या है, लेंथ, नीचे भी लेंथ, जब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। और क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है ना, डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा, दूसरी बात होती है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे डिफाइन कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, देखो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन रहेगा ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास ये रहता है, ठीक है। अच्छा, शियर स्ट्रेन को हम समझना, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन का क्या करता है, समझना, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन को करता है, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है, उसको हम समझना, शियर स्ट्रेन है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, शियर स्ट्रेन को हम समझते हैं, शियर स्ट्रेन। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, हाँ, मेरे पास एक क्यूब है, ये मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड पे फिक्स कर रखा ना, चिपका दिया है, ठीक है, फेविकोल से या फेविक्विक से क्या कर दिया, चिपका दिया, या किसी भी और दूसरे तरीके से मैंने कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, पी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो फोर्स भी अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है ना, इसका शेप है, वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा उसमें, तो जो शेप है ना, शेप है, तो कुछ शेप है ना, वो कुछ इस तरह का शेप उसका हो जाएगा ना, उसका कुछ इस तरह का शेप क्या हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा उसका, कुछ इस तरह का शेप है ना उसका, कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, कुछ इस तरह का शेप है ना उसका हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे यार, देखोगे जो फेस है ना, फेस ये थोड़ा क्या करता है, ये वाला जो फेस है ना, इस फेस के रिस्पेक्ट, ये वाला फेस इस फेस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया,
मूव कर गया इस डायरेक्शन में, क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होता है, शियर स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होता है, तो आप देखोगे नॉर्मली क्या खींचू, अब देखो जो पहले ये जो पॉइंट है ना, वो कुछ कोई यहाँ पर था, ठीक है, वो यहाँ पर था, अब वो ये पॉइंट उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेस कर गया, मान लीजिए डेल्टा डिस्प्लेस कर दिया, और ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, वो है स्मॉल कैपिटल एच है, ठीक है, वो कैपिटल एच है हमारे पास ना, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास कैपिटल एच ना, वो क्या है हमारे पास कैपिटल एच, और मान लो ये जो एंगल है ना, एंगल है, वो एंगल कितना ना, वो एंगल है फाई है ना, वो एंगल कितना ना फाई है, वो एंगल कितना फाई है, ठीक है। अच्छा, एक छोटे से ट्रायंगल को मैं क्या लेके आता हूँ, बाहर लेके आता हूँ, ये छोटे से ट्रायंगल को मैं क्या लेके गया, बाहर लेके गया, तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल में अपना हमारे पास बन रहा होगा, ये एंगल फाई, ये स्मॉल है कैपिटल एच, ये डेल्टा ना डेल्टा, अगर मैं इसमें टेन फाई अप्लाई करता हूँ, तो जो टेन फाई होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा, और ये क्या है एच, ठीक है, टेन फाई, तो टेन फाई कितना आ गया, देखो टेन फाई आ गया आपके पास, दैट दैट इज डेल्टा बाई एच। अच्छा नॉर्मली क्या रहता है, जो फाई रहता है ना, फाई रहता है, जो फाई रहता है आपके पास, जो फाई बहुत ही छोटा रहता है, फाई क्या रहता है, फाई बहुत ही छोटा रहता है ना, फाई क्या रहता है ना, फाई क्या रहता है आपके पास, बहुत ही छोटा रहता है, फाई, फाई जो रहता है, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल रहता है, फाई वेरी वेरी स्मॉल रहता है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, उस कंडीशन में क्या रहता है, फाई जब बहुत छोटा रहता है ना, फाई बहुत छोटा रहता है, उस कंडीशन में होता है ना, होता क्या है, जो टेन फाई है ना, टेन फाई अप्रोक्सीमेटली फाइव के इक्वल हो जाता है, ठीक है, टेन अप्रोक्सीमेटली फाइव के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं उस रिलेशन में, फाइव इज इक्वल टू डेल्टा बाई एच लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, देखो तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, कुछ ऐसा रिलेशन मेरे पास आ जाएगा ना, कुछ ऐसा रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, तो देखो इस फाइव को क्या बोलते हैं हम, शियर स्ट्रेन हम बोलते हैं ना, शियर स्ट्रेन हम बोलते हैं ना, शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, और इसको किस में मेजर किया जाता है, जो इसकी यूनिट होती है ना, यूनिट होती है, वो रेडियंस होती है ना, रेडियंस होती है, रेडियंस में मेजर उसको किया जाता है, रेडियंस या डिग्री में क्या करते हैं उसको, रेडियंस या डिग्री में क्या करते हैं, डिग्री में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियंस या डिग्री में हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं। तो ये तो कहानी थी शियर स्ट्रेंथ में, ये कहानी किसकी थी, शियर स्ट्रेंथ। अच्छा, आप लोगों को क्या है समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया। अच्छा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बात करें ना, उसकी हम बात करें, उसकी हम बात करें, तो वो है, अच्छा है ना, अच्छा एक कॉन्सेप्ट में, एक कॉन्सेप्ट क्या बाकी रह गया था, जो स्ट्रेस में मुझे बताना था, स्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेस में करना था मुझे बताना था, ठीक है, स्ट्रेस में करना था बताना था, ठीक है, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में करना था मेरे को बताना था, ठीक है, स्ट्रेस में करना था बताना था, स्ट्रेस में बताना था। अच्छा वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखो वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, मटेरियल के अंदर कब स्ट्रेस जनरेट होगा, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब डिफॉर्मेशन होगा, और वो डिफॉर्मेशन किसके कारण होगी, एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगी, एक्सटर्नल फोर्स से होगी, ठीक है, यानी मटेरियल क्या करे, डिफॉर्म करे, मटेरियल क्या करे, डिफॉर्म करे, डिफॉर्म हो जाए, इसके कारण एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो तब क्या आ जाएगा, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा ना, स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए डिफॉर्मेशन हो रही है मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर क्या हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्म हो रही है ना, डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्म हो रहा है मटेरियल, डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस कंडीशन में स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, स्ट्रेसेस उस कंडीशन में जीरो रहेंगे, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एग्जांपल क्या है, ये मान लीजिए आपके पास एक रोड है ना, एक हमारे पास क्या है, एक रोड है, ठीक है,
इसका कुछ एरिया है, इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ एरिया है ना, इसका कुछ क्या है एरिया ना, इसका कुछ क्या है, इसका कुछ एरिया है, ठीक है, इसका कुछ एरिया है। अब मैं करूँ इस रोड को, कर रहा हूँ हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ इसको, गर्म कर रहा हूँ मैं, गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि मटेरियल्स को जनरली हीट करने पर क्या करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं। और जब एक्सपेंड करने पे क्या हुआ, उसका शेप साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। बट जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की रिलेटेड डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई, कहने का मतलब डिफॉर्मेशन आई है ना, डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन आई है। पर यहाँ पर देखोगे जो स्ट्रेस है ना इस कंडीशन में, देखो यहाँ पर देखो डिफॉर्मेशन ना, डिफॉर्मेशन वो जीरो नहीं है, डिफॉर्मेशन क्या है, जीरो नहीं है। स्ट्रेन भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन भी यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं है। पर यहाँ पर जो स्ट्रेसेज है ना, स्ट्रेसेज है वो क्या है, जीरो ना, स्ट्रेसेज है ना, स्ट्रेसेज क्या है, वो जीरो। अच्छा इसको ऐसा भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं नॉर्मली क्या करा, जो मटेरियल को आप उसकी उसकी विल के है ना, विल के अगेंस्ट या उसकी इच्छा के अगेंस्ट क्या करोगे, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, उसकी पोजीशन को चेंज करोगे, तो मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट होगा ना, मटेरियल में स्ट्रेस होगा। और वो खुद से अपनी पोजीशन, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स खुद की इच्छा से, खुद की विल से क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसमें स्ट्रेस नहीं होता है, उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। एक्चुअली में कुछ ऐसा ही क्या होता है, रियलिटी में अगर आपको उसको समझना चाहो, तो जैसे आपसे कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है तो आप क्या करते हो, रजिस्ट करते हो, आपके अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है, एक तरीका स्ट्रेस होता है, ठीक है। और नॉर्मली वही काम आप अगर खुद की विल से करते हो तो आप स्ट्रेस भी करते हो, तो आप कुछ इस तरह से भी क्या कर सकते हो, जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है ना उसको क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अच्छा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, जो कि टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और उस टॉपिक का नाम क्या है, अच्छा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हुक्स लॉ। और वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी सिंपल भी है ना, काफ़ी सिंपल भी है, ठीक है। अच्छा हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ है, नाम से पता चल रहा होगा किसी, हुक्स नाम के जो साइंटिस्ट होंगे, फिजिसिस्ट होंगे, उन्होंने दिया था, तो वो रॉबर्ट हुक थे। नॉर्मली कौन थे वो, रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने क्या किया था, ये लॉ दिया था, ठीक है। अच्छा ये लॉ दिया था, ये लॉ क्या करता है, स्ट्रेस गिव्स द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या होता है, ये रिलेशन है। अच्छा आप समझ लेते ना, समझ लेते कि एक्चुअली में स्ट्रेस हुक्स लॉ बोलता क्या है, देखो इट इट्स स्टेट्स दैट stress is directly proportional to strain under elastic limit, ठीक है। तो ये बोलता है कि भैया इलास्टिक लिमिट के अंदर आपका जो स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जो जनरेट हो रहा है, वो मटेरियल में जनरेट होने वाले स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखे, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है भैया हुक्स लॉ, ये क्या है, हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ ना, ये हुक्स लॉ। और ये कब एप्लीकेबल है, ये है अंडर इलास्टिक लिमिट, तभी क्या है ये एप्लीकेबल है। तो ऐसा कुछ हुक्स भाई साहब जी ने कहा था, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ क्या करता, हुक्स भाई साहब ने कुछ ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। अच्छा, और एक्चुअली में देखोगे आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि आपको जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन लानी है,
तो उसका मतलब उतनी ज़्यादा आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उतना ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस क्या होगा मटेरियल में जनरेट होगा। ये कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस से भी अपन पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है तो विजुलाइज करते हैं। अच्छा, आप क्या करें, आप क्या करें, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना। तो क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या है हमने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाया ना, उसको हटाया तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, वो क्या कर दिया, ई से रिप्रेजेंट कर दिया और दैट इज स्ट्रेन, तो ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये आ गया। अच्छा, ई क्या है ना, ई क्या है आपके पास, ये कुछ ऐसा आ गया है, ये ठीक है, ई क्या है, ये कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या रहेगा, ये रहेगा ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये रहने वाला है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये रहने वाला, कहने का मतलब एक कुछ ना कुछ क्या रहेगी इसकी वैल्यू रहेगी, कुछ नंबर रहेगा ना, नंबर रहेगा ना, नंबर रहेगा, नंबर होगा ये कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, जो ई रहता है ना, ये रहता है मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है, मटेरियल की क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अच्छा, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का क्या है, दूसरा जो नाम है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं ना, इलास्टिक, इलास्टिक मॉड्यूलस हम उसको बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस हम उसको बोलते हैं, ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक मॉड्यूलस तो हम बोलते हैं, अब करता क्या है इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या करता है, सिंपली देखो हमने इलास्टिसिटी की बात करी थी, है ना, इलास्टिसिटी की हमने बात करी थी, तो एक्चुअली में आप देखो ना, फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए मेजर करने का, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उन क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे पास, ठीक है। तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेजर करने का एक तरीका है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को मेजर करने का क्या है, एक टूल है ना, टूल है। अच्छा, इलास्टिक मॉड्यूलस की जब भी हम बात कर देना, तो ये बोलते हैं, देखो कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं लिखूँ मेजर्स द इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट measures the इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये मेजर करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये मेजर करता है। अच्छा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को ये मेजर कर रहा है। अच्छा, दूसरी दूसरी अच्छा, अच्छा, जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, अगर आप देखो इस फॉर्मूले से करो, मैं इसको करूँ यहाँ से देखो, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, अगर सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, वो दैट इज स्ट्रेस अपॉन ट्रेन होगा, ठीक है। और मैं अगर स्ट्रेन की वैल्यू ना, अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू क्या ले लूँ, यूनिट ले लूँ ना, वन ले लो ना, वन ले लो, तो हम देखेंगे जो ई है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली में देखो ना, एक्चुअली में देखो ये ई है क्या, एक्चुअली में देखो जब आप क्या होगा, ये यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, जब यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया है हमने, तो उस टाइम पर वो जो स्ट्रेस जनरेट होगा यूनिट स्ट्रेन के अगेंस्ट, यूनिट स्ट्रेन के अगेंस्ट जो स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज व्हाट द इलास्टिक मॉड्यूलस, कहने का मतलब है यूनिट स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए कितना स्ट्रेस है, वही क्या आपके पास इलास्टिक मॉड्यूलस है ना। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस का हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस है उसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो इलास्टिक मॉड्यूलस है, इलास्टिक मॉड्यूलस है ना, इलास्टिक मॉड्यूलस है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द स्ट्रेस, इट इज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू resist the यूनिट स्ट्रेन, ठीक है, यूनिट स्ट्रेन के अगेंस्ट जो क्या होगा, स्ट्रेस होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक मॉड्यूलस बोलेंगे। अच्छा, इस पर काफी डिस्कशन अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस
इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अच्छा, अब हमारे पास क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से होके जाती है, उसका कुछ इक्वेशन क्या होता है, उसका कुछ इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे में क्या लूँ, अगर मैं वाई एक्सिस पे पर क्या लूँ, मैं स्ट्रेस को लेता हूँ, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैं क्या लेता हूँ, स्ट्रेस लेता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं स्ट्रेस लेता हूँ, और एक्स एक्सिस पे क्या लेता हूँ, मैं स्ट्रेन लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कंपेयर करोगे तो ई क्या होगा, दोनों को कंपेयर करोगे तो m बराबर ई होगा, m इज इक्वल टू ई होगा, ठीक है, m इज इक्वल टू ई होगा। तो जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, वाई जी को एम एक्स कुछ ऐसा कर्व होता है, ओरिजिन से होके जाता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की क्या होगी, स्लोप बताएगा ना, स्लोप क्या बताएगा, तो ये क्या होता है, ये स्लोप होता है। जो आपका इलास्टिक मॉड्यूलस है, एक्चुअली में देखोगे जो इलास्टिक मॉड्यूलस है, ये स्लोप है, स्लोप क्या देता है, ये स्लोप है किसकी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर द इलास्टिक लिमिट ना, तो क्या देता है, gives the slope of trace strain curve under elastic लिमिट, ठीक है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका क्या रहता है, आपको ये स्लोप देता है ना, स्लोप आपको क्या देता है, कहने का मतलब कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से कर्व आता है, तो आप ये क्या कर लीजिए, जो इसका स्लोप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, या तो अगर आप थीटा पता होगा तो आप उससे क्या निकाल दीजिए, टेन थीटा निकाल दीजिए, टेन थीटा निकलेगा तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, और वो क्या होगा आपके पास, यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी, वो आपके पास क्या रहेगा, इलास्टिक मॉड्यूलस आपके पास आ जाएगा, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा। या और कोई दूसरा फॉर्मूला आप क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और स्लोप निकाल दीजिए, वो स्लोप क्या हो जाएगी आपके पास, इलास्टिक मॉड्यूलस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है ना, दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास है ना, दूसरा पॉइंट क्या है कि कहने का मतलब क्या है, ये बताता है, ये क्या होता है, इलास्टिक मॉड्यूलस ई है ना, इलास्टिक मॉड्यूलस ई है, वो बताता है आपको कि कहने का मतलब क्या, मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, या कि मटेरियल कितना इलास्टिक है, ना इलास्टिक है, कहने का मतलब क्या है, वो कितना हार्ड है डिफॉर्म करने को, कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या कितना हार्ड है, कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मटेरियल को डिफॉर्म करने पर, ये कितने ज्यादा फोर्स क्या करता है, रजिस्ट करता है ना, रजिस्ट करता है, तो उसको बताइए। कहने का मतलब देखो, दो कोई भी आपके पास मान लीजिए, दो है ना, दो मान लीजिए आपके पास क्या है, दो रोड है ना, दो रोड है, तो इसको ऐसा समझते हैं, दो रोड है, ठीक है, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, उस पर फोर्स पी कुछ ऐसा लग रहा है, फोर्स पी क्या कर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसका जो इलास्टिक मॉड्यूलस मान लीजिए ई वन है, इसका इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इसका इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इसका इलास्टिक मॉड्यूलस, और इसका मान लीजिए, इसका देखो, इसका इलास्टिक मॉड्यूलस ए टू है, एल है, इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, इस पर भी फोर्स पी लग रहा है, कुछ है ना, फोर्स क्या लग रहा है, इस पर भी पी लग रहा है, ठीक है। तो देखो, और मान लीजिए ई वन है ना, वो ई टू से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की एरिया सेम है, दोनों पे फोर्स भी सेम लग रहा है, तो जो पहला वाला मटेरियल है ना, उसके अंदर जो स्ट्रेन होगा ना, स्ट्रेन होगा, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगी ना, डिफॉर्मेशन आएगी, डिफॉर्मेशन आएगी वन में, वो क्या रहेगा ना, वो वन में जो डिफॉर्मेशन आएगी वो कम रहेगी किससे, टू वाले से, ठीक है। कहने का मतलब क्या, देखो इसको क्या मान रहा हूँ मैं, पहला कन्फिग्रेशन मानो, ये वन है, ये टू है, तो देखो स्ट्रेन जो रहेगा ना, स्ट्रेन जो रहेगा वन के अंदर, वो किससे कम रहेगा, स्ट्रेन जो रहेगा वो टू में, तो कहने का मतलब क्या, कितना कम डिफॉर्म होगा कोई भी मटेरियल, है ना, कम, वो बताता है इलास्टिक मॉड्यूलस, या कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए, वो कौन बताता है, इलास्टिक मॉड्यूलस बताता है, ये कितना ज़्यादा रजिस्ट करता है, वो कौन बताएगा, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या करेगा आपका बताएगा, ठीक है। तो क्या इलास्टिक मॉड्यूलस बताए, अच्छा एक देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए देखो स्ट्रेस स्ट्रेन का कौन करेंगे, आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए समझिए ना, अभी के लिए क्या कीजिए, ये देखो, ये मान लीजिए ना अपने, हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन है ना, हमारे पास स्ट्रेन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है, और मान लीजिए दो अलग अलग मटेरियल ना, देखो मैंने क्या बोला, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की क्या है,
प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, अलग रहती है, और नॉर्मली इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं ना। तो मान लीजिए एक मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहा है, कुछ इस तरह का आ रहा है। दूसरा मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। वो कुछ इस तरह से है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहा है, आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मान लीजिए आपको क्या देगा, आपको दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि इसका जो मॉड्यूलस है वो E1 है, और इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, E2 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि किसका इलास्टिक मॉड्यूलस ज़्यादा है, ना किसका इलास्टिक मॉड्यूलस ज़्यादा है, या कौन से मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैसा पता करोगे आप, कैसे पता करोगे, ठीक है। तो देखो मान लीजिए ना, मान लीजिए, देखो इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से क्या कीजिए आप, तो यहाँ से कीजिए आप, क्या कीजिए, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये स्ट्रेन है, ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन है, ठीक है। उस स्ट्रेन पे क्या कीजिए, आप एक वर्टिकली क्या कीजिए, एक लाइन खींचने वाले, वर्टिकली एक लाइन खींचिए, ठीक है, वर्टिकली एक लाइन खींचिए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, देखो तो ये यहाँ पर कट कर रही है इसको, वर्टिकल लाइन इसको यहाँ पर कट कर रही है, इसको यहाँ पर कट कर रही है। अब यहाँ से आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, यहाँ से आप क्या खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ना, आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो भी स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी ना, स्ट्रेस की वैल्यू है, इस स्ट्रेस की वैल्यू, इसको मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू जो भी आ रही है, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू को मान लीजिए सिग्मा वन मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए, सिग्मा वन मान लीजिए। और यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू ना, उसको क्या मान लीजिए, सिग्मा टू ना, सिग्मा टू मान लीजिए, सिग्मा टू। तो देखिए यहाँ से ग्राफ से पता चल रहा है कि जो सिग्मा टू रहेगा वो सिग्मा वन से ज़्यादा रहेगा, और आपके पास जो स्ट्रेन है वो दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो देखो सेम स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कितने ज़्यादा ना, कितने ज़्यादा ना, कितने ज़्यादा इंटरनल फोर्स वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, तो वो कौन है, E2 है। वो कौन है, E2 है। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा आपको E2 इज ग्रेटर देन E1। या आप यहाँ से भी ऐसे भी समझ सकते हो ना, यहाँ से भी ऐसे भी समझ सकते हो। देखो स्लोप देखो दोनों का, क्या देखो स्लोप देखो, हाँ स्लोप क्या करो, दोनों का स्लोप चेक करो, स्लोप चेक करो। तो इसका ये मान लीजिए थीटा है, और इसका जो स्लोप है ना, ये वाला स्लोप है, ये वो फाई है। तो आप देखो सिंपली पता चल रहा है, जो फाई है वो थीटा से क्या है, बड़ा है। तो टेन फाई भी क्या रहेगा इसका, टेन फाई भी क्या रहेगा, टेन थीटा से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर टेन फाई भी थीटा से रहेगा, तो देखो फाई क्या है, कहने का मतलब क्या है, टू की स्लोप रहेगी, ये E2 की स्लोप रहेगी, वो क्या रहेगी, वन वाला जो कर्व है ना, वन वाला जो कर्व है उससे ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब क्या, E2 क्या रहेगा ना, E2 क्या रहेगा, E1 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब क्या, E2 जो मटीरियल है उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या स्लोप से भी आप समझ सकते हैं, स्लोप से भी हर जगह समझ सकते हैं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, जो स्लोप है ना, स्लोप है, जो स्लोप है उस स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से भी आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतनी बात के अपन हो चुके हैं, इतनी बात के हो चुकी है। अच्छा, फिर जो दूसरी बात है ना, वो क्या है कि यूनिट की बात करना, यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यूनिट की बात करते हैं किसके, मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस की यूनिट की हम बात करते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस की यूनिट की हम बात करते हैं, तो वो कैसे आया था, वो क्या था, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस का जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर रहता है। स्ट्रेन का यूनिट क्या था, कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो इसका यूनिट भी क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ही रहता है। या इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और इसका जो डायमेंशन रहता है, इसका जो डायमेंशन रहता है, जो स्ट्रेस का डायमेंशन जो रहता है ना, स्ट्रेस का जो डायमेंशन रहता है, दैट इज
M1 M1 L-1 M1 L-1 T-2। तो इसका डायमेंशन क्या रहता है? ये कुछ इस तरह का डायमेंशन क्या रहता है इसका? रहता है कुछ इस तरह का डायमेंशन क्या रहता है इसका? रहता है इस तरह का कुछ डायमेंशन रहना इसका रहता है। इस तरह का डायमेंशन क्या रहता है इसका रहता है। अच्छा अच्छा, हमने क्या कर लिया? ये बात हमने कर ली है, ये बात हमने कर ली है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? इलास्टिक मॉड्यूलस की हम तो बात तो कर लिए। हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के इलास्टिक मॉड्यूलस की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। डिफरेंट तरह के इलास्टिक जो मॉड्यूलस होंगे ना, उन क्या करेंगे? हम बात करेंगे, उनकी हम क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक मॉड्यूलस है ना, इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी है, उसको कैसे मेजर करना है? उसको अगर मेजर करना है, उसको आप मेजर करना चाहते हो ना, मेजर करना चाहते हो, तो उसके पास, उसके लिए क्या है हमारे पास? इलास्टिक मॉड्यूलस है। इलास्टिक मॉड्यूलस होता है, सिंपली क्या होता है? नंबर होते हैं ना, मॉड्यूलस होते हैं, नंबर होते हैं। ये मॉड्यूलस क्या होता है? ये होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या रहता है? हमारे पास ये रहता है, ठीक है। इनको जो मेजर करते हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। और नॉर्मली हम तीन तरह के इलास्टिक मॉड्यूलस क्या करते हैं? यूज करते हैं। वो क्या होता है? एक होता है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या रहता है? शियर या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या करते हैं? उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हम बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल। कुछ नहीं यार, लेक्चर बना रहा था यार। अच्छा, तो हम क्या बोलते हैं उसको? शेयर मॉड्यूलस बोलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या रहता है? दूसरा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस है ना, उसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। देखो, यंग्स मॉड्यूलस को हम सिंपली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मॉड्यूलस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस से जनरेट होते हैं। जब क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस जब आते हैं ना मटेरियल, और जब मटीरियल मटीरियल क्या होता है उसमें? डिफॉर्मेशन रहती है। कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन रहती है। उस टाइम पे क्या करते हैं? जो हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस यूज करते हैं, वो होता है बल्क मॉड्यूलस। वो कौन सा मॉड्यूलस यूज करते हैं हम? वो बल्क मॉड्यूलस हम क्या करते हैं? बल्क मॉड्यूलस हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हो गया है, एक छोटा सा छोटी सी चीज हमारे पास क्या रहेगी? बाकी रहेगी ना, बाकी हम क्या रहेगी? रहेगी, ठीक है। तो वो भी क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है। ये देखो, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, वो नॉर्मल स्ट्रेस है। उनको हम क्या करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जो टेंसल स्ट्रेस है, वो सिग्मा टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिव क्या रह जाएगा? सिग्मा सी हो जाएगा। शियर स्ट्रेस है, उसको हम क्या करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मली जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसको कहते हैं जो प्रेशर के इक्वली होता है, तो वो कहते हैं उसको टी से अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और वो जो डिफॉर्मेशन नॉर्मली अगर हम कह रहे हैं, डिफॉर्मेशन जो लेंथ में जो डिफॉर्मेशन है ना, लेंथ में जो डिफॉर्मेशन आती है उसको क्या करते हैं हम? डेल्टा से कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक जो डिफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं? डेल्टा वी से क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। स्ट्रेन हो गया, हाँ स्ट्रेन हो गया। अच्छा, स्ट्रेन की बात हो गई, लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। ऐसे ही होगा, ऐसे ही अगर टेंस अगर वो लोग इलोंगेट कर रहा है तो एल से, एप्सिलॉन एल से, कंप्रेस कर रहा है तो एप्सिलॉन सी से, ठीक है। अच्छा, तो शियर स्ट्रेन ना, शियर स्ट्रेन है,
उसको हम क्या करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करना, न्यू से करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, हुक्स लॉ देख चुके ना, हुक्स लॉ देख चुके। अब है ना हुक्स लॉ हम क्या कर चुके, देख चुके ना, ये हुक्स लॉ देख। अच्छा, अब जो देखते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट समझना। यंग्स मॉडुलस जो है वो है यंग्स मॉड्यूलस है ना, यंग्स मॉड्यूलस को हम समझते हैं, यंग्स मॉड्यूलस को समझते हैं, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस को समझते हैं, देखो फ्रॉम हुक्स लो क्या बोलता है, भैया हुक भाई साहब थे ना, वो रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम हुक्स लो, मैं क्या बोल सकता हूँ, हुक्स लो से क्या बोल, अच्छा हुक्स लो का कॉन्सेप्ट है ना, वो कब काम आएगा, वो कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस की ना, किसकी बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस की हम बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की करेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करेंगे जब क्या आएगा वाई। तो कहने का मतलब क्या बोलता है, वो सिंपली नॉर्मल स्ट्रेसेस को मैं कहूँ सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँ, वो क्या बोलता है कि वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे ना, वो भैया स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब कॉन्स्टेंट में प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते थे तो वहाँ पर ई आता था, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, और उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यहाँ पर नाम क्या है, उसको किससे मेजर करते हैं अपन, वाई से मेजर करते हैं, जो कि क्या है, यंग्स मॉडुलस है। तो वाई का नाम क्या है, वाई का नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस है ना, वाई का नाम क्या है, वाई का नाम क्या है, वाई का नाम है यंग्स मॉडुलस। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो डायमेंशन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसा ही है, उसका काम भी वैसा ही है ना, उसका काम भी वैसा ही है कि जो नॉर्मल डिफॉर्मेशन है, नॉर्मल स्ट्रेन है, उसको कितना है ना, कितनी अच्छे से क्या करता है, रजिस्ट करता है, कितना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा मटेरियल के अंदर नॉर्मल स्ट्रेन जनरेट करने के लिए, वो बताता है, ठीक है। ऐसे क्या करता है, जो देखो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा ना, नॉर्मल स्ट्रेन होगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन हो। अब जब उसको क्या करोगे आप, ऐसा प्लॉट करोगे ना, प्लॉट करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, अच्छा ये अंडर द इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, सब कुछ बात हो रही है, तो जो इसकी जो स्लोप होगी ना, स्लोप होगी, स्लोप होगी, स्लोप होगी, जो कि थीटा मान लीजिए ना, थीटा मान लीजिए, उससे क्या निकाल लेंगे हम, टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा से एम निकल जाएगा, और एम क्या हो जाएगा आपके पास, इलास्टिक मॉडुलस था, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे वाई। तो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और वो भी कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन कर्व है, उसके अंदर जो क्या रहेगा, जो कर्व रहता है ना, अंडर द अप टू द इलास्टिक लिमिट, वहाँ तक क्या बताएगा, स्लोप होगा। और ऐसा ही कुछ आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन दो अलग अलग कर्व लेकर भी आप कर सकते हो, समझ सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कि देखो बता ही देता, बता ही देता, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लीजिए आपके पास क्या है, ये स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये दो कर्व है ना, आपके पास क्या है, ये दो कर्व ना, दो कर्व ना, दो कर्व, ठीक है, दो कर्व आपके पास ना, दो कर्व, ठीक है। इसका स्लोप देखोगे, इसका थीटा है ये, और ये देखोगे, ये मेजर करोगे, ये फाई है, फाई है, तो किसका ज्यादा रहेगा, देखो ये पहला कर्व है, दूसरा कर्व है ना, ये दूसरा कर्व है, तो देखोगे सिंपली आप क्या बोल देंगे, वाई टू रहेगा यंग्स मॉडुलस, वो किसका ज्यादा रहेगा, वाई वन का ज्यादा रहेगा। ये कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ना, कुछ ऐसा ना, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट देखने वाले हैं, वो है भैया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम देखने वाले हैं, देखने वाले हैं। वो दो दूसरा जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, यंग्स मॉडुलस है ना, देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ना, रिजिडिटी हम बात करने वाले ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम क्या कर रहे हैं, बात करने वाले। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, इसका कॉन्सेप्ट जब एग्जिस्टेंस में आता है, जब आप शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं मटेरियल के अंदर, शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी आप बता रहा हूँ, आप मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाते रहिएगा, ओके, ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली में सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, उसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट आता है,
तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, यूज में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए शियर स्ट्रेस को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ से क्या बोल सकते हो आप, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन अगर आप देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो इलास्टिक मॉडुलस आता था, ठीक है। यहाँ पे जो इलास्टिक मॉडुलस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी। उस जी को क्या बोलते हैं, उस जी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसका यूनिट भी क्या रहता है, इसका यूनिट भी इलास्टिक मॉडुलस के जैसा ही रहता है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, वैसा इसका कुछ फंक्शन देता है, ठीक है, जैसा यंग्स मॉडुलस का रहता है ना, यंग्स मॉडुलस का कि शियर डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज़्यादा आपको फोर्स, शियर फोर्स लगाना पड़ेगा, या कितने ज़्यादा स्ट्रेस से करता है उसको रजिस्ट करता है शियर डिफॉर्मेशन को या शियर स्ट्रेन। ये बताता है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपको क्या करता है, ये बताता है। अच्छा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, जो दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस। वो हमारे पास क्या है, बल्क मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखो जब हाइड्रोलिक स्ट्रेस ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस उसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा एच बोल रहा हूँ, या फिर प्रेशर बोल रहा हूँ, वो क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, वॉल्यूमेट्रिक, उसको एप्सिलॉन बी क्या कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हुक्स लॉ से। बात हो रही है किससे, फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। तो वो क्या बोलता है, जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करोगे, यहाँ से हटाओगे, ठीक है, तो वो कुछ कुछ इस तरह का आ जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा के एप्सिलॉन बी, और उसको क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं अपन, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं ना, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। अच्छा, आप हर चीज़ को क्या कर सकते हो, ऊपर से सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो ना, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो, देखो, तो सिग्मा एच है ना, सिग्मा एच है, सिग्मा एच रहता है, जैसे हमने बोला था ना पिछली बार कि जो अप्लाइड फोर्स वो क्या होता है, स्ट्रेस की क्या होता है, अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल होते हैं। ऐसे यहाँ पे होता है, जो यहाँ पर जो स्ट्रेस जो मटेरियल के अंदर जो जनरेट होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और जो अप्लाइड प्रेशर होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल है ना, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो सिग्मा एच है ना, आपके पास क्या रहेगा, जो सिग्मा एच जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो क्या होगा, अप्लाइड जो प्रेशर रहेगा ना, अप्लाइड प्रेशर जिसको हम डेल्टा पी बोलते हैं, उसके क्या होगा, उसके क्या होगा, बराबर है ना, बराबर है ना, बराबर। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई हम आप ऊपर लेके ना हर फॉर्मूले को कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, सबसे पहले देखो इसको देखो, के को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं सिग्मा एच ना, सिग्मा एच है, के है, डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा वी अपॉन वी रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बोला था ना, आपको पहले ही बोला था ना, आपको पहले ही बोला था कि नॉर्मली क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, कोई भी अपन ने क्या लिया, लिक्विड लिया, हाई प्रेशर का लिया, हाई प्रेशर लिक्विड लिया, हाई प्रेशर का लिया, हाई प्रेशर लिक्विड लिया, ठीक है। हमारे पास हाई प्रेशर लिक्विड है, ठीक है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर लिक्विड है, ठीक है। उसमें एक सॉलिड सबमर्ज है, उसमें क्या है, एक सॉलिड सबमर्ज है, तो उस पर क्या रहेगा, सभी डायरेक्शन से क्या होगा, ये लिक्विड है, हाई प्रेशर लिक्विड, तो प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, वो सभी डायरेक्शन से क्या होगा, उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। सभी डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई होगा, सभी डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसके कारण जो वॉल्यूम है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि वी एफ फाइनल जो वॉल्यूम रहेगा वो वी ओरिजिनल से कम रहेगा, या कम रहेगा। तो डेल्टा वी आएगा अपने पास, जब कैलकुलेट करोगे वो कैसे, वी एफ माइनस वी ओरिजिनल, वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, और देखोगे वो नेगेटिव आएगा। और बल्क मॉड्यूलस क्या हो सकता है, कभी भी क्या नहीं हो सकता, जो मॉड्यूलस होते हैं वो एक नंबर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको करेंगे माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, तो क्या आएगा, के की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। सिग्मा या प्रेशर
इंटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी। अच्छा, है ना, ऐसा निकाल सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बार बार यूज में लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और है जो हम क्या करते हैं, बार बार यूज में लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ना, कंप्रेसिबिलिटी। और उसको कैसे डिफाइन किया थे, कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा क्या होता है, जो बल्क मॉड्यूलस का क्या होता है, जो इनवर्स होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, आप देखोगे 1 डेल पी। ठीक है, डेल पी। देखो यहाँ से, देखो ना, देखो देखो यहाँ से क्या है, ये सॉरी डेल पी। ठीक है, ये वी, और ऊपर कितना आ जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस भी आएगा ना, माइनस में ना, माइनस में ना, माइनस भी आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, सिंपली बताते हैं, देखो, इट इज द एबिलिटी फॉर मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस होने की जो उसकी एबिलिटी ना, उसको क्या बोलते हैं, किससे मेजर करते हैं, उसको कंप्रेसिबिलिटी से मेजर करते हैं, उसको कंप्रेसिबिलिटी से मेजर करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जो के रहता है ना, के बल्क मॉड्यूलस ऑफ जो रहता है, वो सॉलिड्स का ज़्यादा रहता है। फिर उससे थोड़ा कम किसका रहता है, लिक्विड का रहता है। फिर सबसे कम क्या रहता है, गैसेस का रहता है, गैसेस का रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बीटा रहता है वो गैसेस का ज़्यादा रहता है, सॉलिड्स का क्या रहता है बीटा, सॉरी गैस, लिक्विड का जो बीटा रहता है वो थोड़ा कम रहता है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनका बीटा क्या रहता है, सबसे कम रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, गैसें क्या होती है, ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है ना, गैसेस क्या होती है, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो गैसेस को। अच्छा, लिक्विड और सॉलिड में से ज़्यादा कौन कंप्रेसिबल है, वो लिक्विड है, वो क्या है, लिक्विड। और सबसे कम कंप्रेसिबल कौन है, वो क्या है, सॉलिड। या सिंपल सा हम बोले, गैसेस को कंप्रेस करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ेगा, सॉलिड के लिए आपको लगाना पड़ेगा, सॉलिड के लिए लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा, दूसरा क्या रहता है, नॉर्मली आप देखो इलास्टिक मॉड्यूलस, तीन टाइप की इलास्टिक मॉड्यूलस की हमने बात करी, किसकी, जाओ तो सरी, हेलो, हेलो, हाँ मासी, फोन तो उठा लेगा, मासी का फोन है। अच्छा, तीन टाइप की इलास्टिक मॉड्यूलस की हमने बात करी थी, ई की, के की, और जी की। यानी यंग्स मॉड्यूलस की, सॉरी, वो यंग्स मॉड्यूलस था ना, वो सर सिंपली क्या था, वो यंग्स मॉड्यूलस था, वो क्या था, यंग्स मॉड्यूलस था, यंग्स मॉड्यूलस था। ठीक है, इन तीन मॉड्यूलस की बात की। तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है, इनके बीच में रिलेशन रहता है कि किसी भी मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा रहती है, फिर कम क्या रहती है, उससे कम क्या रहती है, बल्क मॉड्यूलस की रहती है, फिर क्या रहती है, जी की, कहना जी की क्या रहती है, वैल्यू वगैरह रहती है। यानी कहने का मतलब क्या, यंग्स मॉड्यूलस अगर तीन वैल्यू दे रखी होगी ना, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर किसकी रहेगी, फिर फिर तो उससे थोड़ा कम क्या रहेगा, बल्क मॉडुलस रहेगा। फिर सबसे कम क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास ये रहेगा ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा। ठीक है, अच्छा,
ना ए वाई के। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज इन लेंथ ना, चेंज इन लेंथ क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, शेयर मॉड्यूलस में वाले में ना, शेयर मॉड्यूलस वाले में भी आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा ही क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा भी आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो कुछ ऐसे वहाँ पर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे देखो न्यू है ना, न्यू है, तो देखो आप यहाँ पे क्या जुगाड़ कर सकते हो, यहाँ पे क्या जुगाड़ कर सकते हो, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर थोड़ा साइड छोटा कर देता हूँ, तो क्या जुगाड़ कर सकते थे, देखो टाउ ऐसा कैसा था, ठीक है, जी ऐसा कैसा था, न्यू क्या बोल रहे थे तुम, एक्स बोल रहे थे, या डेल्टा बोल रहे थे ना उसको, एक्स बाई एच, कितना मूव किया, मूव किया, उससे क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, तो कुछ ऐसा आप जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्या है, अच्छा इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बाकी है या जो न्यूमेरिकल्स, तो अब अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में नॉर्मली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो चैप्टर की जो शुरुआत हुई, ये लेक्चर की जो शुरुआत थी, वो किससे थी, उसमें आपको बताया कि मटेरियल अपनी शेप और साइज को रीगेन कैसे करता है, ठीक है, वो बताया हमने। और वो क्या पता चला कि वो इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से होते हैं, उससे रीगेन कर रहे हैं। फिर हमने स्ट्रेसेस का जो कैटेगराइज, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, वो फोर्सेस का बारे में पढ़ा, फोर्सेस का कैटेगराइजेशन देखा, नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल में भी क्या, टेंसाइल और कंप्रेसिव। फिर फिर उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रेसेस के बारे में देखा, फिर वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में, नॉर्मल में भी क्या, टेंसाइल कंप्रेसिव पढ़ा, फिर डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हमने, फिर स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा, शियर स्ट्रेन पढ़ा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने पढ़ा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा, ठीक है। फिर हमने हुक्स लॉ की बात करी, है ना, हुक्स लॉ की बात करी, ठीक है। फिर हमने क्या करी, यंग्स मॉडुलस की बात करी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करी, बल्क मॉडुलस की बात करी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ठीक है। और आई होप आपको हर एक जो कॉन्सेप्ट है मैंने समझाया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में अच्छे से मैंने समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स और कुछ अलग कॉन्सेप्ट जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो देखने वाले हैं। थैंक्स, बाय बाय।